हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 6 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान विषय से। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल 20 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें से पहले 4 प्रश्न तो आपको एक एक नंबर के होंगे, उसके लिए ये अनुच्छेद है। चलिए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वे उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक रखा अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। तो ये था अनुच्छेद। अब इसके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अकबर, अबुल फजल, बाबर या जहांगीर? अभी ऊपर हमने समझा अबुल फजल। फिर आईने अकबरी में किन विषयों की चर्चा की गई थी? प्रशासन, सेना, राजस्व या उपरोक्त सभी? तो आईने अकबरी में तो तीनों ही चीजों की चर्चा की गई, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। फिर तीसरा है, अकबरनामा की पहली जिल्द में किसका विवरण है? पूर्वजों का, प्रशासन का, भूगोल का या उपरोक्त सभी? तो पहली जिल्द में तो पूर्वजों का ही वर्णन है। और फिर है, अबुल फजल किसके समकालीन थे? अबुल फजल बाबर के समकालीन थे, अकबर के थे, हुमायूं के थे या बहलोल लोदी के थे? तो सही उत्तर है अकबर के। तो अकबर को आपने ऐसे इसके गोले को काला करना है। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। अब बाकी के प्रश्नों का उत्तर आपको खुद से लिखना पड़ेगा, जिसमें 3 तो 2-2 अंकों के हैं, 2 3 नंबर का और 1 4 नंबर का है। तो आपने इन प्रश्नों को ध्यान से देख लिया होगा। चलिए अब इसका उत्तर करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, मनसबदार कौन थे? देखिए, मनसबदार शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एक मनसब रखता है, यानी जिसका अर्थ है एक पद यानी कि पोस्ट। ठीक है। यह मुगलों द्वारा रैंक, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को तय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक ग्रेडिंग प्रणाली थी। फिर उसके बाद है दूसरा प्रश्न, जब्त व्यवस्था क्या थी? देखिए, जब्त एक राजस्व प्रणाली थी जिसे मुगल काल में, आप इसको लिखेंगे, मुगल काल में लागू किया गया था। मुगलों ने भूमि पर कर संग्रह या राजस्व के लिए जमींदारों को नियुक्त किया और इस कर को जब्त के नाम से जाना जाता था। फिर है प्रश्न नंबर 3, मुगल वंशावली पर संक्षिप्त नोट लिखिए। देखिए, शासकों के 2 महान वंश मुगलों के पूर्वज थे। अपने मातृपक्ष से वे चंगेज खान के वंशज थे, जिन्होंने मंगोल जनजातियों पर शासन किया, और अपने पैतृक पक्ष से वे तैमूर के वंशज थे, जिन्होंने इराक, ईरान और आधुनिक तुर्की पर शासन किया था। फिर इसके बाद है, शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। देखिए, जो 3 नंबर का है तो हमने 3 पॉइंट लिखे हैं। शाहजहां को सबसे पहले बुंदेलखंड और दक्कन में युद्ध का सामना करना पड़ा। फिर उसने गुजरात में अहमदनगर पर कब्जा करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उसने बीजापुर तथा गोलकुंडा के शासकों को भी मुगलों की आधिपत्य के लिए मजबूर किया, यानी अपने अधीन करने के लिए मजबूर किया। फिर है, अकबर की नीतियों पर संक्षिप्त लिखिए। देखिए, यहाँ पर ये क्योंकि 3 नंबर का है तो हमने 2 प्रकार की नीति ले ली। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी कि देखिए, उसने उदार धार्मिक नीति का पालन किया, वह धार्मिक गुणों से चर्चा भी करते थे। और प्रशासनिक नीति में क्या था कि पूरा साम्राज्य सूबों में बटा हुआ था, जो एक सूबेदार द्वारा शासित था, यानी उसका जो हेड होता था वो सूबेदार होता था। सूबेदार ने राजनीतिक और सैन्य दोनों सूबेदार क्या करते थे, राजनीतिक और सैन्य दोनों कार्य को वो करते थे। और फिर है छठा प्रश्न, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार परंपरा पर अपने विचार लिखिए। देखिए, मुगलों की उत्तराधिकार परंपरा वंशवाद की नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने सहदायिकी विरासत के मुगल और तैमूर रिवाज का पालन किया। वंशवाद में क्या होता था कि ज्येष्ठ पुत्र को ही अपने पिता की संपत्ति में विरासत मिलती है, लेकिन जो सहदायिकी होती है उसमें उत्तराधिकार सभी पुत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।